हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है आपके वो स्टार्ट कर रही हूँ। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो सेकंड चैप्टर है परमाणु की संरचना वह आज हम कंप्लीट कर देंगे। फिर इसके आपके न्यूमेरिकल्स बचेंगे, आपकी बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपके बुक के बीच बीच में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो बचेंगे। तो आप इनको लास्ट के जो मैंने प्रीवियस जो वीडियोस बनाए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करें, उनको अच्छे से देखें। वहाँ पे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं और आपके जो बुक के पीछे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। बाकी मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में भी करवाऊंगी। तो चलिए आज का अपना जो टॉपिक है वो लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है? परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम बात करेंगे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कि हम किसी भी एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको किस प्रकार से भरेंगे, उनका जो विन्यास होता है एटम का, जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका विन्यास होता है वो किस प्रकार होता है। किसी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस प्रकार से, किस क्रम में, किस विन्यास में उपस्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के कुछ नियम हैं। मैंने लास्ट वीडियोस में आपसे कुछ, आपको ध्यान में होगा कि कुछ जो नियम हैं आपके तीन वो डिस्कस किए हैं। वो नियम कौन कौन से हैं? फर्स्ट मैंने बताया था आपको, फर्स्ट रूल जो हमने पढ़ा था ऑफ-बाउ का नियम, सेकंड हमने पढ़ा था पाउली का अपवर्जन नियम, थर्ड हमने पढ़ा था हुंड का नियम। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के कुछ नियम हैं जिनको ध्यान में रखकर ही हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। ये रूल्स मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये जो रूल्स है वो अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो बेटा, जिस स्टूडेंट्स ने यह नियम, तीनों जो नियम हैं वो अच्छे से पढ़े हैं तो उसके लिए परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत इजी होगा, क्योंकि वहाँ मैंने कक्षक के बारे में बताया है, कक्षकों की शेप बताई है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स है, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स है वो किस क्रम में भर सकते हैं। तो हुंड ने बताया था कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स पहले हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की हम पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बार तीनों जो रूल हैं, मैंने जो अलग अलग वीडियोस में रूल डिस्कस किए हैं उन तीनों वीडियोस को अच्छे से समझना है, फिर आप परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बेटा, परमाणु के जो कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है उनको क्या कहते हैं? परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को हम क्या कहते हैं? उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? परमाणु होते हैं, उसमें क्या होते हैं? कक्षक होते हैं, कक्षक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कक्षकों में हम इनको फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? कक्षकों में पाए जाते हैं। उनका जो वितरण होता है वो अलग अलग कक्षकों में अलग अलग होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है, इलेक्ट्रॉनों के वितरण को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। परमाणु के कक्षकों में परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनों के वितरण को उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। वितरण को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। मतलब कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरना और उनको हम किस प्रकार से भरेंगे। तो यह आपका जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का
अरेंजमेंट होता है। तो हमें अलग अलग ऑर्बिटल्स दिए होते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन को पहले किस ऑर्बिटल में भरेंगे, तो यह इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है वो आपके फिक्स होता है। यह जो क्रम होता है वो हमने ऑफ-बाउ के प्रिंसिपल में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का भरने का जो क्रम होता है कक्षकों का वो किस प्रकार से होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। और ये क्रम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है कि जो कक्षक होते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब बेटा 1s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 2p 3p में 6, 4s में 2, 3d में 10, 4p में 6, 5s में 2। तो इसमें अधिकतम हम इतने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। अब हम जैसे ही किसी परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम 1s ऑर्बिटल में भरेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, 4p में, और ऐसे हम आगे इन कक्षकों में लगातार हम इलेक्ट्रॉन्स को भरे जाएंगे। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और कक्षकों की संख्या है वो भी बढ़ती जाती है कि जब 3D कक्षक कंप्लीट हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा आपके 4p ऑर्बिटल। तो मैंने यहाँ 1s2 2s2 2p6 ये क्यों लिखा है ये आपको समझ आया होगा कि एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो s में एक कक्षक होता है, एक कक्षक में अधिकतर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 3 कक्षक होते हैं। जब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो p में टोटल कितने हो गए आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन्स और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब D में 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके न्यू कक्षक आएगा और वो कक्षक कौन सा होगा आपके XF कक्षक। कौन सा ऑर्बिटल होगा, F ऑर्बिटल। तो चलिए बेटा अब हम तत्वों का परमाणु क्रमांक लिखना स्टार्ट करते हैं। हम एक एक एटम को लेकर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। मैं यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक के जो परमाणु हैं उनका परमाणु क्रमांक और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना मैं आपको सिखाऊंगी कि 1 से 30 तक के तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखते हैं। तो आपको समझ आया होगा आज का अपना टॉपिक है परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनों का वितरण या फिर इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट। तो चलिए अब हम 1 से 30 तक के परमाणु लेते हैं, उनका हम परमाणु क्रमांक और उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनका किस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन एटम से। फर्स्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ आपको एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके परमाणु क्रमांक। उसके बाद नेक्स्ट में बात करूंगी एटम की। एटम क्या होता है आपके परमाणु कि परमाणु क्रमांक 1 है तो किसका होता है 1, हाइड्रोजन परमाणु का। फिर हम यहाँ लिखेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट ऑर्बिटल से, सॉरी फर्स्ट एटम से। फर्स्ट पे होता है आपके फर्स्ट परमाणु क्रमांक किसका होता है, हाइड्रोजन एटम का। अब हाइड्रोजन में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना स्टार्ट करेंगे और हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं 1s से। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्षक में जाएगा 1s कक्षक में। s कक्षक में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो यहाँ पे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब या तो आप इसको यूं बना सकते हो या फिर आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो। इसको दोनों में से किसी भी डायरेक्शन से इसको हम बना सकते हैं, दोनों ही आपके सही होगा। तो चलिए सेकंड नंबर पे आता है आपके हाइड्रोजन के बाद हीलियम एटम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 1s1 लिख लीजिए आप यहाँ पे। ये होता है आपके 1s2, मतलब कि s जो कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम इस प्रकार से भरेंगे। अब मैंने बताया था इनको सेम डायरेक्शन में हम कभी नहीं भरेंगे। आप यदि इसको इस प्रकार से भरते हैं तो ये क्वेश्चन आपकी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
तो इनकी डायरेक्शन है वो हमेशा आपको अलग रखनी है। और इनकी डायरेक्शन अलग क्यों होती है? क्योंकि पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार पाउली ने क्या बताया था कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है उनकी चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। तीन क्वांटम संख्याएं समान हो सकती हैं, लेकिन चौथी जो क्वांटम संख्या है वो हर इलेक्ट्रॉन की कैसी होती है बेटा? आपके अलग होती है। तो चलिए अब हम थर्ड नंबर पे लेते हैं ये हाइड्रोजन। हीलियम के बाद क्या आता है आपके लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कितना लिखेंगे? 1s2। 1s ऑर्बिटल अब यहाँ पे फुल हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1s जो ऑर्बिटल है वो आपकी फुलफिल हो गया। तो 1s के बाद सेकंड हम ऑर्बिटल कौन सा लेंगे? 2s ऑर्बिटल। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन्स हम किस में भरेंगे? 2s में। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में 2 और 2s में कितना आएगा आपके 1। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1s में 2, ये आपके कंप्लीट हो गया, 2s में 1। तो समझ आया आपको ये मैंने किस प्रकार से लिखा है? इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इनको अच्छे से। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लिखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम के बाद क्या आता है 4 नंबर पे आपके? बेरिलियम। बेरिलियम में का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बेटा? 1s2 2s2। क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो 1s ऑर्बिटल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो बेरिलियम है, बेरिलियम तक आते आते आपके 1s कक्षक भी कंप्लीट हो गया, 2s कक्षक भी कंप्लीट हो गया। तो अब बोरोन में आपके कौन सा ऑर्बिटल नया आकर जुड़ेगा? कौन सा? p ऑर्बिटल। और वह p कौन सा है आपके? 2p ऑर्बिटल। तो फिफ्थ परमाणु क्रमांक किसका होता है? बोरोन का। ये इनके प्रतीक होते हैं H, He, Li, Be। जो ये परमाणु होते हैं इनके प्रतीक होते हैं, इन प्रतीक से हम इनको शो करते हैं। तो बोरोन का कितना होगा? 1s2 2s2 और 2p1। क्योंकि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है वो नया बनेगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। और p ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक। तो इलेक्ट्रॉन हम पहले किस में भरेंगे? हुंड के नियम के अनुसार हम पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? फर्स्ट ऑर्बिटल में। और पहले हम कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 6 किसका होता है? कार्बन का। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं बेटा 1s2 2s2। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s में 2 2s में 2 और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे भरेंगे? पहले हम किस प्रकार से भरेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को हम पहले भरेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मन मतलब कि पेयरिंग करना हम बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले तीनों जो कक्षक है उसमें एक एक करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये हमको किसने बताया था? हुंड ने, कि पहले इलेक्ट्रॉन कक्षकों में अयुग्मित भरे जाते हैं और जब इलेक्ट्रॉनों का अयुग्मन कंप्लीट हो जाता है, मतलब तीनों कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट फिल हो जाता है, उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉनों का जो पेयरिंग है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं 7 नंबर पे आपके होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के साथ साथ इसमें कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन्स को आपको साथ के साथ में शो कर रही हूँ कि ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको हम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कक्षकों में हम किस प्रकार से फिल करते हैं? तो 1s में 2 2s में 2 और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस प्रकार से भरेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वें नंबर पे। 8वां परमाणु क्रमांक किसका होता है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। देखो आप इसको काउंट कर लो, ये 2 2 4 4 और 4 कितना होता है आपके 8। अब यहाँ से भी काउंट करके पता लगा सकते हैं कि इसमें टोटल जो हमने परमाणु क्रमांक लिखा है वो और जो इलेक्ट्रॉनों का नंबर है वो सेम होना चाहिए। सेम आ रहा है नहीं आ रहा है? यदि आपके सेम नहीं आ रहा तो मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी। तो 1s में आपके कितने ऑर्बिटल आएंगे? 2 ऑर्बिटल। 2s में कितने आएंगे बेटा? 2। और जो 2p है उसमें अब आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स में किस प्रकार से फिल करूंगी? पहले मैं तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी
उसके बाद ही मैं इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करना स्टार्ट करूँगी। और पेयरिंग कहाँ से, फर्स्ट ऑर्बिटल से पेयरिंग करना स्टार्ट करूँगी। तो हम इसको इस प्रकार से फिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर पर आता है आपके 9 नंबर पर आता है आपके फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p5। पी में कितने ऑर्बिटल आए हैं, 5 ऑर्बिटल। टू पी फाइव। यहाँ पे मैंने एक कक्षक ज्यादा बना दिया गलती से। तो ये हो गया आपके फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद 10 नंबर पे आता है आपके नियोन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6। पी में कितने ऑर्बिटल आएंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे पी ऑर्बिटल है वो आपके कंप्लीट भर गया। अब आपके यहाँ पे न्यू कक्षक आएगा, और वो न्यू कक्षक कौन सा होता है, 1s 2s 2s के बाद 2p 2p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है, 3s में। तो यहाँ पे ये पी कक्षक आपके कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आते आते हमने 10 तक के जो तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे के एटम के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट हम आता है आपके हाइड्रो नियोन के बाद क्या आता है आपके सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 2s में भी 2 2p में 6p भी फुल हो गया 2p6। अब क्या आएगा आपके नया ऑर्बिटल, वो कौन सा आएगा आपके 3s1। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं आपको, 2 3 4 5 6। और यहाँ पे न्यू ऑर्बिटल आया है, वो कौन सा आया आपके 3s जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए 11 के बाद 12 पे आता है आपके मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आपके 3s ऑर्बिटल भी कंप्लीट हो गया। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन और 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक आपके 3s ऑर्बिटल भी कंप्लीट हो गया। अब 3s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, 3p ऑर्बिटल। तो 13 किसका होता है, एल्यूमिनियम का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब यहाँ पे नया ऑर्बिटल कौन सा आया है बेटा, p ऑर्बिटल आया है। ये p ऑर्बिटल कहाँ से आया है, ऑफ बाउ के नियम से, जो कि हमने कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था कि 3s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, 3p ऑर्बिटल। तो देखिए हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स और 3p में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब आता है 13 के बाद 14। 14 किसका होता है, सिलिकॉन का। वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p2। अब यहाँ पे इसको देखो, एक बार काउंट करके देख लो, 6 और 4 10 और 2 12 और 2 14। मतलब कि यह संख्या हमारी सही आ रही है। 1s में 2 ऑर्बिटल, 2s में 2 ऑर्बिटल, 2p में कितने 6, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट 15 पे आता है फॉस्फोरस। तो 1s2 2s2
2p6 3s2 3p3। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स। फिर 16 नंबर पे आता है सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक s होता है 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p4। 1s में 2, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3। और उसके बाद हम इसको इस प्रकार से फिल करेंगे। उसी प्रकार से हम 17 पे आता है आपके क्लोरीन। एटीन पे आता है पोटेशियम और पहले हम क्लोरीन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। फिर 18 पे आपके आता है ऑर्गन, पोटेशियम 19 पे और 20 पे होता है आपके कैल्शियम। तो 3p5। तो यहाँ पे 1s 2s 2p 3s यहाँ तक ऑर्बिटल आप बना दोगे। p ऑर्बिटल में जो है p ऑर्बिटल बना रही हूँ मैं लास्ट का। यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको एक बार मैं नीचे वापस से लिखती हूँ। 17 पे क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p5 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद 18 पे आता है ऑर्गन। 18 पे क्या आता है आपके ऑर्गन। ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। मतलब p में कितने 6 1 2 3 4 5 6। इससे पहले का आप ऊपर देख के लिख लेंगे क्योंकि यहाँ तक है जो आपके सेम ही आएगा। तो अब यहाँ पे 3p ऑर्बिटल भी फुल हो गया। अब 3p के बाद कौन सा ऑर्बिटल न्यू आके जुड़ेगा यहाँ पे 4s ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल। तो अब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखते हैं ऑर्गन का। ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन का हमने लिख लिया। नेक्स्ट हम लिखते हैं पोटेशियम का। 19 पे क्या होता है आपके पोटेशियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p के बाद जो न्यू ऑर्बिटल आएगा वो कौन सा आएगा आपके 4s1।
तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा 4s1। यहाँ जो कोई न्यू ऑर्बिटल ऐड होगा वो कौन सा होगा आपके 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। इससे पहले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम आएगा। तो सबको यहाँ तक समझ आ रहा होगा कि मैं जो एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स भर रही हूँ वो किस प्रकार से भर रही हूँ। उसके बाद 20 पे आता है कैल्शियम 1s2 2s2, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद आएगा 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स। इनको काउंट कर लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 और 6 16, 12 और 6 18, 18 और 2 20। यहाँ पे काउंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, तो आप इनको काउंट कर लीजिए। काउंट करने पे टोटल कितना आएगा आपके 20। तो यहाँ तक हमने 20 जो है एटॉम और उनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हमने देख लिया है 20 तक का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को यह समझ आया होगा और आप अब बिना देखे भी इसको लिख सकते हैं यदि आपको यह सीक्वेंस जो कक्षकों के जो सीक्वेंस है वो याद है। तो अब हम नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखते हैं 21 से लेकर 30 तक के जो परमाणु हैं उनका। तो चलिए हम 21 से स्टार्ट करते हैं। 21 परमाणु क्रमांक किसका होता है स्कैंडियम का। तो यहाँ तक 4s जो कक्षक है वो आपके कंप्लीट हो गया। 4s के बाद कौन सा कक्षक आएगा यहाँ पे 3d कक्षक। कौन सा आएगा 3d कक्षक। d में एक में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 कक्षक होते हैं तो उसमें टोटल हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 21 पे होता है आपके स्कैंडियम। स्कैंडियम का प्रतीक कितना होता है बेटा Sc। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और उसके बाद न्यू ऑर्बिटल आएगा। वो कौन सा आएगा आपके 3d ऑर्बिटल और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1, क्योंकि 4s तक तो 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कैल्शियम का वो कंप्लीट हो रहा था। अब 20 के बाद हमें 21 का निकालना है। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे हम 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेष बच रहा है। अब 22 टाइटेनियम। स्कैंडियम के बाद होता है आपके टाइटेनियम। टाइटेनियम को हम Ti से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है यहाँ तक तो सेम आएगा। फिर उसके बाद 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया आपको मैंने ये कैसे फिल किया है। जैसे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमें 5 ऑर्बिटल बनाने हैं एक, और इस प्रकार से हम इसको फिल करेंगे कि पहले हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे और जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम वापस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम टाइटेनियम के बाद वैनेडियम आता है। वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। 23 पे आता है वैनेडियम जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 3d3। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं हमें 3d में 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक वो कितना होता है 23। तो देखिए बेटा 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 6 16 और 2 18, 2 20 और 3 23। तो ये कितना आएगा आपके 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d में 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसको कक्षकों में इस प्रकार से व्यवस्थित कर देंगे। यहाँ पे जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा आगे। मैं लास्ट का जो 3d ऑर्बिटल है वो बना रही हूँ, बाकी सारा पहले का बिल्कुल सब कुछ सेम आएगा। तो मैंने यहाँ पे d के 5 ऑर्बिटल बनाए और d में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक आपके वेनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कंप्लीट हो गया। अब वेनेडियम के बाद हमारा आता है नेक्स्ट 24 जो कि है क्रोमियम। तो बेटा क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होता है
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने जो हम पहले अभी तक जो सीरीज बनाते आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये नहीं होता। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक एक्सेप्शंस, मतलब कि इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अब यहाँ पर एक अपवाद होता है। और वह अपवाद क्या होता है वो हम देखते हैं कि 23 तक के तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है परमाणुओं के वो बिल्कुल सेम हम कक्षकों में लगातार सीरीज में भरते चले जाते हैं, लेकिन जो 24 क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यहाँ से आपके अपवाद स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे 30 तक के जो परमाणु क्रमांक होते हैं, परमाणु होते हैं, उनमें दो अपवाद हमें देखने को मिलते हैं। पहला अपवाद हम क्रोमियम में देखते हैं और उसके बाद सेकेंड अपवाद हम कॉपर में देखते हैं जो 29 नंबर का है। तो यहाँ से आपके एक्सेप्शंस मतलब कि अपवाद स्टार्ट होते हैं। देखिए अब इसमें क्या अपवाद पाया जाता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 4s2 3d4 नहीं आकर क्या आता है। आप सोच रहे होंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं होकर अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका पाया जाता है। तो अब अलग क्यों होता है, क्योंकि इसमें अपवाद पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अपवाद पाया जाता है वो अपवाद क्या है हम उसको देखते हैं कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें 4s2 और 3d4 है, उसकी जगह क्या आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3p6 तक। तो ऐसे की ऐसे सेम सीक्वेंस रहेगी। 3p6 के बाद यहाँ पे 4s1 और 3d5, ये इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्या होता है बेटा, देखिए 1s2 कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। ऐसा क्या हुआ कि जो एक इलेक्ट्रॉन है 4s से वो किस में चला गया, 3d में चला गया। तो इसका हम रीज़न देखते हैं। हम एक बार इसके दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। यहाँ पे मैं 4s2 एक इसका जो लास्ट के जो दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो नोट कर रही हूँ यहाँ पे कि हम जो सीरीज बनाते अब तक हमने जो सीरीज देखी है उसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए था, 4s2 3d4, मतलब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो यह नहीं होकर क्या होता है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे p नहीं सॉरी d ऑर्बिटल आएगा। d में 5 कक्षक होते हैं, तो 1 2 3 ये आएगा आपके 4s2, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3d5। तो ये हो गया आपके 4s2 और ये क्या हो गया आपके 3d5। तो यहाँ पे ऊपर वाले में d में 4 इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहे होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 5 ऑर्बिटल बनाने हैं आपको क्योंकि d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ऊपर वाले d में तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और नीचे वाले d में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एक रूल आता है, वह नियम क्या है। तो अब हम उस नियम को देखते हैं कि इसमें जो अपवाद पाया जाता है वो अपवाद का क्या कारण है। तो हम यहाँ पे अपवाद का कारण देख रहे हैं कि जो क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 नहीं होकर क्या होता है, 4s1 और 3d5। तो यहाँ पर एक नियम से इसको समझते हैं कि इसमें जो अपवाद पाया जाता है वो क्यों पाया जाता है। तो यहाँ पे एक रूल आता है, ये रूल क्या है, ये रूल है बेटा कि अर्धपूरित या पूर्ण पूरित जो कक्षक होते हैं, या तो अर्धपूरित या फिर पूर्ण पूरित कक्षक, उनका स्थायित्व कैसा होता है, ज़्यादा होता है। मतलब कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड मतलब अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक किस प्रकार से होते हैं, कैसे बनते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ।
डी ऑर्बिटल ही लेते हैं। मान लो यहाँ पे डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 5। मैं यहाँ पे 2 डी ऑर्बिटल बना रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे समझेंगे अर्धपूरित और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉन कक्षक। अर्धपूरित और पूर्ण पूरित जो कक्षक होते हैं वो आपके ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो ये मैंने एक डी ऑर्बिटल बनाया और एक डी ऑर्बिटल ये बनाया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अर्धपूरित कक्षकों की कि अर्धपूरित कक्षक क्या होते हैं। ये हो गए आपके अर्धपूरित कक्षक, मतलब कि जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आधे भरे हुए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। कक्षक तो इनके इलेक्ट्रॉनों से कंप्लीट हो, किसी में भी खाली कक्षक नहीं है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है उनमें कैसे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इनको अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तब वो कैसा हो जाएगा, आपके पूर्ण पूरित कक्षक। कैसा हो जाएगा, पूर्ण पूरित कक्षक। तो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित जो कक्षक होते हैं जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये जो कक्षक हैं वो क्या होते हैं बेटा, ज़्यादा स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई तो मैं इसको एक बार वापस से ड्रॉ कर रही हूँ। मान लो ये हो गया आपके अर्धपूरित कक्षक, नहीं ये आपके हो गए पूर्ण पूरित क्योंकि फुल फिल्ड है। पूर्ण पूरित कक्षक फुल फिल्ड ऑर्बिटल फुलफिल्ड ऑर्बिटल और एक डायग्राम और बना रही हूँ मैं पी डी ऑर्बिटल का। ये हो गए आपके अर्धपूरित कक्षक, मतलब कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ही इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें पाया जाएगा। तो ये नियम हमें क्या कहता है कि जो पूर्ण पूरित और अर्धपूरित जो कक्षक होते हैं उनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। या तो कक्षक में पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर कक्षक में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस प्रकार के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ पे एक नया रूल आया है, नियम। और यह नियम क्या है, यहाँ पे हम एक नए नियम की बात करते हैं। और यह नियम क्या है आपके, कि पूर्ण पूरित या फिर अर्धपूरित जो कक्षक होते हैं, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। अर्धपूरित या फिर पूर्ण पूरित कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं। इनका जो स्टेबिलिटी होती है, इनका स्थायित्व होता है वो इस प्रकार से ज़्यादा होता है कि या तो कक्षक आधे भरे हुए होने चाहिए, आधे भरे हुए मतलब कक्षक तो पूर्ण कंप्लीट होंगे इलेक्ट्रॉनों से लेकिन उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होगा, या फिर पूर्ण भरे हुए मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे जो ये अपवाद देखा था हमने, तो इस अपवाद का क्या कारण है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो यहाँ पर 4s से जो एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पर 4s से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर कर किस में जाएगा, यहाँ पे आपके सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। 4s 1 और 3d 5। तो यहाँ पे 4s से जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 4s से जो एक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले जो कॉन्फ़िगरेशन है, ऊपर वाला विन्यास यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके
इस ऑर्बिटल को मैं वापस से बनाती हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दी, जबकि एक ऑर्बिटल आगे खाली पड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले हम अनपेयर्ड भरेंगे। वो मैंने पहले p ऑर्बिटल समझ के इसमें 3 ऑर्बिटल ही बना के उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दी थी, पर यहाँ पे ये d ऑर्बिटल है तो इसमें 5 कक्षक बनेंगे, 2 3 4। तो इस प्रकार से यहाँ पे D4 है, मतलब कि D में 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करना है। ये आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ये है आपके यहाँ पे, ये कुछ थोड़ी मिस्टेक हो रही है। मैं इसको एक बार आगे वापस से इसको लिखती हूँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार मैं वापस से लिखती हूँ। 1s2 2s2। यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। इसको काउंट कर लीजिए, ये पूरा 24 हो गया। 6 और 10 12 18 20 और 24। तो देखिए लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होना चाहिए 3d4s2 3d4, लेकिन इसमें अपवाद पाया जाता है। और वो अपवाद क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 ना होकर क्या होता है बेटा, 4s1 3d5। 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें ये अपवाद पाया जाता है। ये अपवाद पाए जाने का क्या कारण है कि यहाँ पर जो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं उनका स्टेबिलिटी, उनका स्थायित्व है वो ज़्यादा होता है। तो देखिए हम यहाँ पे जो आपके अर्धपूरित कक्षक है वो किस प्रकार से बनेगा। देखिए मैं यहाँ पे एक बार 4s2 3d4 और 4s1 3d5 में जो ऑर्बिटल बना के आपको समझाती हूँ। ये आपके हो गया 4s2 और ये हो गया आपके 3d4। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होना चाहिए, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s2 यहाँ पे हमें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 5 कक्षक बनाने हैं हमें, 4 और ये हो गया आपके 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s1 3d5। तो d में हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 3 4 और ये हो गया आपके लास्ट में 5। यहाँ पे डायग्राम बनाने में टेक्निकल मिस्टेक आ रही है यहाँ पे बेटा। ये हो गया आपके 4s ऑर्बिटल। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d 5d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4s2, हम एक बार ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर क्या होता है, 4s से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है, 3d में। कहाँ पे चला गया, 3d में। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर इधर जाएगा 3d में, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेगा आपके, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है, क्योंकि इसका जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आता है वो क्या आता है, 4s1 और 3d 5। तो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके 3d में ऑर्बिटल में एंटर करता है, तो इसलिए यहाँ पे कितना बचेगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और 3d में कितने आ जाएंगे, टोटल 5। तो ये कैसा ऑर्बिटल बना है आपके, अर्धपूरित कक्षक। कैसा बना है, अर्धपूरित कक्षक। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अर्धपूरित जो कक्षक होते हैं उनका स्थायित्व कैसा होता है, ज़्यादा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका स्थायित्व ग्रहण करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके 3d जो ऑर्बिटल है उसमें आ जाता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके 3d में जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका जो एक्चुअल रीज़न होता है वो यह होता है कि 3d की जो एनर्जी होती है वो 4s से कैसी होती है, कम होती है।
ओनली इस केस में, सभी में नहीं, ओनली इस केस में क्या होता है बेटा कि 3D की जो एनर्जी होती है, 3D की जो एनर्जी होती है वो 4s से कैसी होती है, कम होती है। तो ऐसे और क्वेश्चंस, ऑर्बिटल्स, ऐसे हमें और भी जो एटम है उनमें और आगे भी ऐसा एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। हर जो एक्सेप्शन होता है, हर जो अपवाद होता है, उसका अलग अलग नियम हमारे सामने आता है। यहाँ पे जो परमाणु के जो परमाणु और क्रमांक, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसमें कोई एक फिक्स जो नियम है कि भाई इस परमाणु में, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अपवाद पाया जाता है उसका जो कारण होता है वो क्या होता है, या फिर कौन सा नियम होता है, तो फिक्स नियम आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं दिया। जो अलग अलग जो एटम है, अलग अलग परमाणु है, उनके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय अलग अलग नियम है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो ये नियम हमारे सामने आते जाएंगे। तो आज हमारे सामने कौन सा नियम आया है कि अर्धपूरित जो कक्षक होते हैं और पूर्ण पूरित जो कक्षक होते हैं उनका स्थायित्व क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो परमाणु क्रमांक है 25, किसका होता है, मैग्नीज का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। डी में कितने आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसका होता है, मैग्नीज का। मैग्नीज के बाद 26 पे आपके आता है आयरन। तो आयरन में 4s2, यहाँ ये पूरा इनका सेम आएगा। 3d5 की जगह कितना आ जाएगा बेटा, 3d6। फिर उसी प्रकार 27 पे आता है आपके कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का भी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। कितना आएगा, 3d7। इससे पहले का आप खुद नोट कर लेंगे क्योंकि मैंने इतने जो है एटम बता दिए आपको, इतने परमाणु बता दिए, उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बता दिया। तो यहाँ तक तो आपको आई होप सो कि सबको समझ आ गया होगा। 28 पे होता है आपके निकल। निकल में लास्ट में कितना आएगा, 3d8। फिर आप क्या आता है, कॉपर। अब यहाँ पे भी हमें एक एक्सेप्शंस देखने को मिलता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होना चाहिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये नहीं होकर यहाँ पे भी एक अपवाद पाया जाता है। और वो अपवाद क्या होता है कि इसका जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 4s2 3d9 नहीं होकर के क्या होता है, 4s2 3d10। क्या होता है बेटा, 4s2 और 3d10। अब यहाँ पर भी हमें एक अपवाद पाया जाता है। क्रोमियम के बाद सेकेंड अपवाद हमें कॉपर में देखने को मिलता है। एक बार हम इस ऑर्बिटल को बनाते हैं। हम पहले 4s2 3d9 ऑर्बिटल को बनाएंगे। यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, d में हमें 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल ही होते हैं d में। 5 के बाद 6 7 8 और 9। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये ना होकर 4s2 3d9। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये ना होकर क्या होता है, 4s2 3d10। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर तो हमने देखा था, अभी अभी हमने बात करी थी कि जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो क्रोमियम में तो हाफ फिल्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है और हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स है अर्धपूरित कक्षक पाए जा रहे थे। और यहाँ पे कैसे कक्षक बनते हैं, पूर्ण पूरित कक्षक। कैसे कक्षक बनते हैं, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है 4s का, वो जंप करके किस में आ जाएगा, d ऑर्बिटल में। तो 4s में तो रह जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जो 3d है आपके उसमें आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 4s से किस में आ गया, 3d में। और इसका जो ये अर्धपूय जो कक्षक है अपूर्ण था, इसको इन्होंने पूर्ण कर लिया और ये कैसे बन गया आपके पूर्ण पूरित कक्षक। तो पूर्ण पूरित या फिर अर्धपूरित जो कक्षक होते हैं वो अभी मैंने बताया था आपको ज़्यादा स्थायी होते हैं।
तो ये यहाँ पे अभी तक हमने 2 एक्सेप्शन देखे हैं क्रोमियम में, जिसका परमाणु क्रमांक 24 होता है। सेकंड जो अपवाद पाया जाता है वो कॉपर में। और नेक्स्ट आपके बचा है एक और परमाणु जो है सबसे लास्ट, जिंक। 30 नंबर पर क्या होता है, जिंक। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये क्या होता है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अभी तक हमने 1 से लेकर 30 तक के जो परमाणु हैं उनका परमाणु क्रमांक, उनका प्रतीक और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना सीखा है। तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। और 30 तक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो आपको